गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर। क्लास 11th में हम बात कर रहे थे वेक्टर के बारे में। और बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स है दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स जो अपने चल रहे हैं ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, तो आप फुली कंसंट्रेट होकर देखें। ठीक है, चलो देखो, हम बात कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में बात की और काफी टाइम हो गया, इसलिए एक्चुअल में बात करते हैं बंद। देखो इधर, हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेक्टर की। यूनिफॉर्म वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं एक समान सदिश। ठीक है, बाकी बातें हमने की थी, ध्यान दे दो। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था कि एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेक्टर। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान सदिश। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, एक जैसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास दो चीज होती है। एक तो ये जैसे मैंने एरो बनाया, एरो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें आप, वेक्टर ए और बी जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं और डायरेक्शन भी सेम बता रहे हैं। ये वाला ए वेक्टर इस डायरेक्शन बता रहा है, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन बता रहा है, दोनों की लेंथ भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जैसा बिल्कुल बी है, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी ही ए है और वेक्टर ए ही बी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो यूनिफॉर्म वेक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनको हम पैरेलल यानी कि समानांतर, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू बी लिखा जा सकता है, लेकिन ये केवल यूनिफॉर्म वेक्टर्स के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। देख, यूनिफॉर्म वेक्टर जैसे ये वेक्टर मैंने लिखा ए सपोज, तो इसको हम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर बी, ठीक है, सभी वेक्टर्स की जो मैं बना रहा हूं वो लेंथ इक्वल है। ये वेक्टर सी है, यहां पर मैंने पैरेलल ले लिया, ये वेक्टर डी, और एक वेक्टर में ऐसे ले लेता हूं वेक्टर ई। ठीक है, तो ये वेक्टर ए के बारे में बात हो रही है। ये वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए जैसा है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बी को ए भी लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर सी है ये भी ए लिखा जा सकता है, और यहाँ पर ये वेक्टर डी जो है उसको भी हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ई वेक्टर नॉट इक्वल टू ए वेक्टर होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं हम, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, 2 मिनट के लिए। अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से हटा दूं तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर ए जो है पैरेलल यानी कि समानांतर, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया हमने, यहां से उठा के यहां लग गए, यानी पैरेलल शिफ्टिंग हो रही। इस वेक्टर ए को उठा के हम यहां ला सकते हैं, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर सी नहीं है, ये तो वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं इस वेक्टर ए को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। इस वेक्टर ए को उठाकर मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया डी पर। ठीक है, यानी कि डी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है, बी वेक्टर जो था वो भी ए वेक्टर के इक्वल था, और सी वेक्टर है जो भी ए वेक्टर के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं, जैसे मैंने यहाँ बी लिख दिया, तो ये बी वेक्टर जो है उसकी लेंथ ए वेक्टर के इक्वल है और सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ए बता रहा है वही डायरेक्शन बी बता रहा है, इसलिए हम वेक्टर बी को ए के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर सी को हम ए के इक्वल लिख सकते हैं और वेक्टर डी को भी हम ए के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ई जो है वो ए के इक्वल नहीं है। वेक्टर ई जो है वो ए के इक्वल क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर ए ई जो है वो ए के इक्वल इसलिए नहीं है कि लेंथ तो सपोज करो कि इनकी सेम है, लेकिन ये वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन को बता रहा है, तो वेक्टर ई जो है वो इस डायरेक्शन को बता रहा है। डिफरेंस हो गया किसका? डायरेक्शन का, यानी कि अंतर आ गया किसका? दिशा का अंतर आया, दिशा का अंतर आया, इसलिए वेक्टर ई जो है वो वेक्टर ए के इक्वल नहीं है। क्लियर? यहां पर हम इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर है। क्या है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा असमान वेक्टर। तो ई और ए एक समान नहीं है।
ठीक है। बाकी बी वेक्टर ए के समान है, सी वेक्टर ए के समान है, डी वेक्टर भी ए के समान है। क्लियर। चलो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हम अपोजिट वेक्टर की, जिसको हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर यानी कि इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अपोजिट वेक्टर को हम बोलेंगे विपरीत सदिश हिंदी में। क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश। ठीक है, और नेगेटिव वेक्टर को हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक सदिश। क्लियर। देखें अब सब बच्चे ध्यान से देखो, दो वेक्टर लिए हमने, ये वेक्टर ए ऐसे और दूसरा वेक्टर है बी ऐसे। एक तो वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी वेक्टर जो हैं ये दोनों लेंथ में सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और बी का बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है। तो हम यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर मीनिंग समझना पड़ेगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। सपोज, ठीक है, इसका यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा को बताता है। बी वेक्टर इज इक्वल टू हम माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर हैं तो आप लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में समान है, यानी इन वेक्टरों की लंबाइयां बराबर है, लेकिन एक वेक्टर ए जो है इस दिशा को बता रहा है, तो वेक्टर बी जो है वो अपोजिट दिशा यानी कि विपरीत दिशा को बता रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है, ये ऋण साइन जो है, ये ऋणात्मक चिन्ह जो है वो विपरीत दिशा को बताता है। यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस मैंने लिखा। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये माइनस साइन जो है विपरीत दिशा को बताएगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने वेक्टर ए जो है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, इस ए वेक्टर को हमने लिख दिया। ठीक है, कौन सी दिशा लिख देता हूं? मैं लिख देता हूं कि ये ए वेक्टर जो है ये 10 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है? फिलहाल आपके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बच्चों इस वेक्टर ए के प्लेस पे मैंने ये लिखा, ध्यान देना। तो नेगेटिव साइन जो है वो किस बात को बताता है कि वेक्टर बी, ये माइनस साइन जो है वो किस बात को बताएगा? जैसे 10 न्यूटन लिख दिया मैंने पहले, ठीक है, माइनस नॉर्थ ईस्ट। माइनस नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ बच्चों इस नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन। ये नॉर्थ यहां बना देता हूं, देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हुई? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा, यानी कि माइनस नॉर्थ ईस्ट मीन्स हुआ बच्चों, ठीक है, क्या हुआ बताओ? साउथ वेस्ट। आई बात में। इसलिए एक्चुअल में देखो, अब वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों? 10 न्यूटन हो गया। दोनों की लंबाइयां बराबर थी, यानी मैग्नीट्यूड सेम था। डायरेक्शन कौन सी हो गई उसकी? साउथ वेस्ट। इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, 10 न्यूटन सपोज, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेक्टर बी जो है उसकी डायरेक्शन ए के अपोजिट है, या हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो भी डायरेक्शन बी की थी, तो बी की डायरेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया था साउथ वेस्ट है, तो ए की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। ये होते हैं विपरीत सदिश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं असमान सदिश की। असमान सदिश इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर।
क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जो यूनिफॉर्म नहीं हो, जो एक जैसे नहीं है, जो यूनिफॉर्म नहीं हो, जो एक जैसे नहीं हो, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने एक वेक्टर ए बनाया, ये वेक्टर ए बना, ये वेक्टर एक्चुअली मैंने बी बना दिया। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेक्टर ए की लेंथ कम है और वेक्टर बी की लेंथ ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ये कि तीर ए जो है उसकी लंबाई कम है और तीर बी की लंबाई ज्यादा है, लेकिन दोनों एक ही दिशा को बता रहे हैं, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर हैं। किसी भी सदिश के पास दो चीज होती है, परिमाण और दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट हो, यहाँ डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरो यानी कि जो तीर होता है, एरो की लेंथ यानी कि एक्चुअल में तीर की लंबाई जो होती है वो परिमाण इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड को बताती है। फिर दूसरा देखें आप, यहां पर लिया हमने वेक्टर ए, यहां पर ले लिया हमने एक्चुअल में वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो लेंथ, चलो लेंथ इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये लेंथ इक्वल कर ली। चलो, तो वेक्टर ए और बी की लेंथ तो सेम है, लेकिन वेक्टर ए इस डायरेक्शन को बता रहा है तो वेक्टर बी जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि ए और बी बिल्कुल एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं अपन, ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से हों। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वेक्टर ए और बी दोनों जो हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाइयां भी बराबर नहीं है और दिशाएं भी डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है। वेक्टर ए इस दिशा को बता रहा है, वेक्टर बी इस दिशा को बता रहा है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं हम। तो यूनिफॉर्म वेक्टर हमने, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर हमने देखे। एक बार मैं बोल देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर हमने बोले, यहां पर मैंने तीन फिगर बनाए थे। सब फर्स्ट के अंदर एक्चुअल में क्या, डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट था। सेकंड के अंदर क्या था, हिंदी में दिशाएं समान थी लेकिन लंबाइयां बराबर नहीं थी दोनों सदिशों की, तो यानी कुछ अंतर था। सेकंड वाले में मैंने बनाया लंबाइयां समान थी लेकिन दिशाएं अलग अलग थी, और तीसरे वाले में मैंने लंबाई और दिशा दोनों ही अलग अलग बना दी थी। यानी तीनों जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे वो नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर के थे, यानी कि असमान सदिश के थे। कोई भी दो चीज में से एक चीज, परिमाण और दिशा दोनों में से कोई भी एक चीज भिन्न होगी तो वो असमान सदिश कहलाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई सदिश। ठीक है, ध्यान दें, यूनिट वेक्टर। बच्चा लोग आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि यूनिट वेक्टर जो हैं यानी इनका यूज होता, और यहाँ से मैंने स्टार लगाया, मीन्स एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से चालू होगी वेक्टर की। तो बच्चा लोग आपको समझना है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, यानी परिभाषा। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे वेक्टर होते हैं, द वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मीन्स वन यूनिट। ठीक है, द वेक्टर विच हैव, ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज the vector which have unit magnitude and having a specific direction is known as unit vector. It is represented by a cap, b cap, c cap, generally small a, small b और small c. ठीक है, नोटेशन स्मॉल a यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है, लिए जाते हैं। इनके ऊपर ये जो मैं कैप से लगा रहा हूँ, इसको कैप बोला जाता है, मीन्स टोपी। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब मैंने यूनिट वेक्टर हैं।
यानी ये जो इनका रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको कि आई के ऊपर मैंने टोपी लगाई, मीन्स आई केप एक यूनिट वेक्टर है, जे केप एक यूनिट वेक्टर है, के केप एक यूनिट वेक्टर है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं, इन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलो देखो एक बार देख लेते हैं। ये ए केप मैंने लिखा, ठीक है, ए केप इज इक्वल टू, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और इनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। सपोज मैंने लिख दिया नॉर्थ है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देंगे आप, मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। मीन्स एक्चुअल में ओवरऑल बात ये कि यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए किया जाता है, इसलिए ये बड़ा यूजफुल वेक्टर है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर हो जाता है। क्लियर? चलो अब हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बात क्या है बच्चों? इकाई सदिश। इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण इकाई होता है। ऐसा सदिश जो होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। क्लियर बच्चों? ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो यानी 1 हो तथा उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि एक निश्चित दिशा हो, ऐसा सदिश जो होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। यानी इकाई सदिश की परिभाषा हुई बच्चों कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो तथा वह एक निश्चित डायरेक्शन रखता हो, एक निश्चित दिशा रखता हो, ऐसा सदिश जो होगा वो इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश को हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो छोटे अक्षर होते हैं, उनके ऊपर केप लगाकर इस तरह से, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक केप जो लिखा है इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, ठीक है, सपोज करो तो 1 मीटर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ जो है उसकी डायरेक्शन हो गई। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है इकाई परिमाण रहेगा 1 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, सेकंड तो वैसे भी अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण इकाई होता है और जिसके पास एक निश्चित डायरेक्शन होती है वो इकाई सदिश कहलाते हैं। अब बच्चों और आगे समझते हैं अपन। इकाई सदिश जो होते हैं, आपने यहाँ पर कक्षा 10 तक इस तरह से पढ़ा हुआ है कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि 2 लंबत, ठीक है, 2 लंबत अक्ष आपने पढ़ी हुई हैं, 2 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ठीक है, यानी कि 2 लंबत अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ऐसा आपने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या है कि ये मैंने आई लिखा है, ठीक है, सब बच्चे ध्यान दें। धनात्मक एक्स अक्ष जो होती है, धनात्मक एक्स अक्ष जो है, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष जो है उसके लिए प्लस आई केप इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। ये केवल इंडिया में ही नहीं किया जाता, अगर आप अमेरिका में भी जाकर पढ़ाई करेंगे तो इकाई सदिश जो होता है वो, ठीक है, आई केप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस एक्स एक्सिस की जो दिशा होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस आई केप से, ठीक है। और जो आपका वाई अक्ष जो होता है, धनात्मक वाई अक्ष जो है, उसको हम जे केप की दिशा से बताते हैं, और जो नेगेटिव वाई एक्स होगा आपका यानी कि माइनस वाई एक्सिस जो है उसके लिए हम माइनस जे केप का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर आप अभी तक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि 2 लंबत अक्ष के बारे में जानते थे, लेकिन हम आज यहाँ बात करेंगे 3 लंबत अक्षों की, क्योंकि जब कोई, ठीक है, जब कोई वस्तु आकाश के अंदर स्पेस में गति करती है, ठीक है, आकाश के अंदर स्पेस में गति करती है, तो उसकी गति के विश्लेषण के लिए 3 लंबत अक्षों की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर धनात्मक एक्स अक्ष जो है उसके लिए आई केप, धनात्मक वाई अक्ष के लिए आपको जे केप, और धनात्मक ये जेड एक्सिस होती है इसके लिए आपको के केप का उपयोग करना है। ये एक्सिस किस तरह से होती हैं, आप कैसे समझेंगे, उनको मैं आप बता देता हूं। जैसे ही मैं एक ये रूम बनाता हूं, ठीक है, इस रूम की जो कोर होती हैं वो ये वाली एक्सिस एक्स, ये वाली एक्सिस वाई और ये वाली एक्सिस जो होती है वो जेड अक्ष कहलाती है, ठीक है।
अब आपके समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ पर इसकी दिशा को आई कैप, इसकी दिशा को जे कैप और इसकी दिशा को हम के कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बच्चों एग्जाम्पल में लेता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि जो इकाई सदिश हैं वो डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताते हैं। ठीक है, एक मैं छोटी सी बात पहले बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने ये 4 लिखा, ये 3 लिखा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने 4 लिखा और 3 लिखा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं, अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो हम बोलेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3, ऐसे लिखें। तो इतनी लैंग्वेज, ठीक है, मैथमेटिक्स में यूज नहीं होती। मैथमेटिक्स में नोटेशन यूज होता है 4 इज ग्रेटर देन 3। तो आप इस नोटेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैथमेटिक्स बच्चों नोटेशन से चलती है, तो इसका किस तरह से यूज होता है, यूनिट वेक्टर क्या यूजफुल है, आपके लिए क्या उपयोगी है, आपको समझना है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये एक बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ ये जो बॉल है, इस बॉल की इस वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और धनात्मक एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप लगा देंगे इस तरह से। यहां पर मैं दोनों तरह से लिख के बताता हूं। ठीक है, देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां लिखेंगे, अगर हम डायरेक्शन लिखें और लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। तो बच्चे इतनी रामायण मैथमेटिक्स में नहीं लिखी जाती, इसकी जगह हम लिख देंगे आई कैप। तो इसका मीनिंग हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये बॉल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू हुई 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। क्लियर। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना होगा क्या, कि आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है। अब यहां पर बच्चों होता क्या है, देखो एक थोड़ा सा अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लें, फिर आपको और अच्छा यूज बताता हूं इसका। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और चीज होती है इससे रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्लियर। देखो ध्यान से, यहां पर लिखा मैंने एक ए और यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने बी। एक लिखा हमने ए, एक लिख दिया हमने बी। ठीक है बच्चों, यहां पर एक जीप जो है, ठीक है, ये जो जीप है, ठीक है, ये जीप जब यहाँ ए बिंदु से, ए पॉइंट से जब चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तब यहां पर इसका मीटर देखा गया था, तब यहां पर 2000 किलोमीटर, ठीक है, इसका जीप का मीटर बता रहा था जब इसने चलना स्टार्ट किया बिंदु ए से। और ये जो रोड है, इस रोड से ये बिंदु ए से बिंदु बी तक चला गया, ये रोड है, दिस इज, ठीक है, ओके। जब वो बिंदु बी पर पहुंचा तो यहां पर 2500 किलोमीटर, कितना 2500 किलोमीटर एक्चुअल में जब जीप आपकी बी बिंदु पर पहुंच गई तब आपकी जीप का मीटर देखा गया, तो वहां पर 2500 किलोमीटर लिखा था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि ये जो जीप है ये एक्चुअल पाथ में हिंदी में बोलेंगे वास्तविक पथ, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला भी समझे, दूरी, यहाँ पर विस्थापन, ये नाम आपने सुन रखे होंगे, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। दूरी, दूरी क्या होती है, दूरी किसे कहते हैं? किसी कण वाहन द्वारा, वास्तविक किसी कण या वाहन द्वारा तय किए गए, तो यहाँ पर ये जो जीप आपका वाहन है और इसने इस रोड से ए से बी तक गया है, तो ये जो रोड है इस रोड की लंबाई, यानी कि किसी कण या वाहन द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ, पथ कौन सा है, इस रोड से तो गई है,
तो वास्तविक पथ हुआ ये रोड, इस रोड की लंबाई जो है इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? 500 किलोमीटर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 500 किलोमीटर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है 500 किलोमीटर कंप्लीट, ये है। स्केलर है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने ये जो तीर बनाया है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ की अगर बात करें तो अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इनिशियल पॉइंट ए यानी प्रारंभ बिंदु ए और अंतिम बिंदु कौन था? बी। भाई बिंदु ए से वो चालू हुआ, बिंदु बी पर जाकर रुक गया, तो बिंदु ए प्रारंभ बिंदु हुआ, बिंदु बी जो हुआ उसको अंतिम बिंदु बोलेंगे। बिंदु ए और बिंदु बी यानी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिला हुआ, ये सीधी रेखा से मिला दिया अपन। बिंदु ए और बी को आप क्या करें? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिला है। तो ये जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा की लंबाई, इस सीधी रेखा, यहां पर बोलने वाले बहुत सारे टीचर्स भी गलत बोलते हैं, ये सीधी रेखा की लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन का परिमाण है, विस्थापन नहीं है। क्या है? विस्थापन का परिमाण। ठीक है, तो यहां पर ये जो लेंथ होगी, अगर मैं आप बच्चों से पूछूं, आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो लंबाई है वो, ठीक है, यहां पर ये जो रोड था, जो रोड न्यू था इस तरह से, ठीक है, इसकी लंबाई, रोड की लंबाई 500 थी, तो ये जो लंबाई है 500 से तो कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं, माना मैंने कि ये 400 किलोमीटर है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो आपका जो विस्थापन है, उस विस्थापन का परिमाण जो है वो कितना है? 400 किलोमीटर। क्या है बच्चों? परिमाण। ठीक है, परंतु विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो उसके पास दिशा भी होनी चाहिए, या तो इसलिए एक्चुअल में विस्थापन की दिशा जो होती है वो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। किधर होती है? प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। जैसे ये मैंने जो तीर लगाया, देखो इसकी जो मैंने चोंच बनाई है वो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर है। मैं इस चोंच को ऐसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने चोंच ऐसे नहीं बनाई है, मैंने चोंच यूं बनाई है क्योंकि विस्थापन की दिशा जो ली जाती है, ठीक है, डायरेक्शन टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि विस्थापन की दिशा जो है वो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। यानी कि अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को सपोज करो एस से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज इक्वल टू लिखूंगा मैं 400 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन क्या दूंगा? ए टू बी। ठीक है, क्या दूंगा? ए टू बी। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज होती है, shortest distance between initial point and final point is known as the magnitude of displacement. Displacement is a vector quantity and its direction from initial to final. Clear? अब हम बच्चों बात पे आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो आप, यहां पर मैंने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल की रेडियस आर है, यहां मैंने ए लिखा। ठीक है, एक जो स्टूडेंट है ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, यानी इस वृत्त की परिधि पर ऐसे चलते 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 कहाँ आ जाता है? बिल्कुल इस ए के बिल्कुल सामने वाले बिंदु बी पर आ जाता है यहाँ। यानी कि ये हाफ सर्किल, यानी कि आधा वृत्त तय करता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, कि दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो कंप्लीट वृत्त चल लेता तो 2 पाई आर हो जाती।
ये तो आधा ही चला, डिवाइड बाय 2 कर दूं, यानी कि दूरी हो गई बच्चों पाई। ठीक है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा गया, क्या कहा था, ये तो हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु ए, और अंतिम बिंदु वो आपका बी, ये हो गया अंतिम बिंदु। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये होगा आपका फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे बने, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से अगर हम मिला देते हैं तो बच्चों आपको समझना है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को जब हम फाइनल पॉइंट से मिला देंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये डायमीटर बन गया, यानी लेंथ हो जाएगी 2r और डायरेक्शन हो जाएगी a to b, यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो उसका आंसर आएगा 2r और डायरेक्शन आ जाएगी a to b। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों समझाया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसलिए समझाया क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात समझानी है, इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्या समझानी है, वेक्टर से रिलेटेड बात है। देख, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप फटाफट आंसर देंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन में दूंगा। एक पर्सन ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से 3 किलोमीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलता है। एक व्यक्ति मूल बिंदु से 3 किलोमीटर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलता है और उसके बाद फिर वो 4 किलोमीटर धनात्मक वाई एक्सिस की दिशा में चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु हुआ O, अंतिम बिंदु हुआ, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो अंतिम बिंदु यानी कि यहाँ पर ये हुआ अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट, और ये हो गया आपका इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से हम सीधी रेखा से मिला देंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं एस वेक्टर से बना देता हूं। अब मैं आपसे इस एस वेक्टर का इस तरह से 2 डंडे लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये जो एस वेक्टर बना है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप खूब अच्छे से बोल देंगे कि सर 5 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 5 किलोमीटर। क्लियर? अब बच्चों ये जो एस वेक्टर जो हमने लिखा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो तीर एस तीर जो हमने बनाया, इस तीर की लंबाई आपने बोला 5 किलोमीटर है। क्लियर? ध्यान देना, अगर मैं इस एस वेक्टर को ऐसे लिखता हूं, देख, ठीक है, यहां पर ये 3 किलोमीटर चले हो आप, इसके लगा देते हैं अपन आई के, फिर 4 किलोमीटर चले हो, इसके लगा देते हैं जे के। देखो ये पहले आप आई के मतलब धनात्मक एक्सिस की दिशा में चले, फिर उसके बाद वाई एक्सिस की दिशा में चले, यानी कि अगर आप इस एस वेक्टर को इस तरह से लिखें, आई के प्लस जे के। ठीक है, अगर हम इस एस वेक्टर को आई के प्लस जे के लिखते हैं, आई के प्लस जे के, मैंने ये एस वेक्टर लिखा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इस एस वेक्टर को अगर हम आई केप और जे केप के फॉर्म में लिखते हैं, यानी आई केप और जे केप के रूप में लिखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा, पहले मैं और हिंदी में समझाता हूं, 3 किलोमीटर आई केप दिशा, फिर वो कैसे चला 4 किलोमीटर जे केप दिशा। ठीक है, तो हमने लिख दिया इस एस को 3 आई केप प्लस 4 जे केप, यानी कि दोनों को जोड़ने पर एस प्राप्त हमको होता है। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा तो इस एस वेक्टर को हमने आई केप और जे केप के रूप में लिखा, तो इस रूप को हम बोलते हैं सदिश का घटक रूप। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सदिश का घटक रूप। क्या बोलते हैं? यहाँ घटक का मतलब आप बच्चों, हिंदी वाले बच्चे, टुकड़े समझ सकते हैं, यानी कि ये जो सदिश एस है, इस सदिश एस के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा एक्स एक्सिस की दिशा में, दूसरा टुकड़ा जो है वो वाई एक्सिस की दिशा में। इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलेंगे, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर।
क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब ये कंपोनेंट क्या चीज है, कंपोनेंट मीन्स पार्ट्स, टुकड़े, ठीक है, कंपोनेंट मीन्स टुकड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चौक ले लेता हूं, तो बड़ी सी चौक नहीं है, देखो इधर ही, ये ध्यान दो, ये चौक है एक छोटी, ठीक है, इस चौक को देखो आप, ये चौक कंप्लीट एक चौक है, इसके मैंने दो पार्ट्स कर लिए, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ता हूं यानी ऐड करता हूं तो चौक हो जाती है, और ठीक है इनको दोनों को अलग करता हूं तो इस चौक के दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एस वेक्टर जो है उसके दो पार्ट है, एक 3ik प्लस 4jk, ये कंपोनेंट फॉर्म कहलाती है। मैंने इस वेक्टर को अभी फिलहाल कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो कंपोनेंट फॉर्म मैंने लिखी है, ठीक है, यानी ये एस वेक्टर जो लिखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 5 किलोमीटर आता है। कितना आता है, 5 किलोमीटर आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालें तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर आई का मल्टीपल 3 है, उसका मैं स्क्वायर कर दूं, प्लस जे का मल्टीपल कौन है 4, उसका स्क्वायर कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं, कहाँ सर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई वेक्टर आपको इस तरह से आई और जे की फॉर्म में दे, अगर कोई सदिश आपको आई और जे के रूप में मिलता है तो वो घटक रूप कहलाते हैं, और उस समय आपको उस सदिश का परिमाण अगर आपको निकालना है तो आप रूट के अंदर, इसके अंदर रूट के अंदर आई का गुणांक जो 3 है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे का गुणांक जो 4 है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, तो आपके पास ये परिमाण आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। क्लियर। तो बच्चों मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है, स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, सब बच्चे ध्यान दें, स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताया था एस कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, 3ik प्लस 4jk। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने जा रहा हूँ। तो आपको वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में यानी कि घटक रूप में दिए जाएंगे, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सदिश को आप घटक रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख दिया बच्चों 2ik प्लस 3jk, ऐसे लिखा, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि घटक रूप में अगर आपको कोई वेक्टर दे और आपसे कहे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे वो कहेगा कि सदिश ए इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, इस वेक्टर के एलोंग, इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। यानी ये जो सदिश ए है, ठीक है, इस सदिश ए का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वो आपसे डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और अभी थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ए केप लिखना है। अब ए केप मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। क्लियर। तो ए केप के लिए हम देखते हैं ए केप हम कैसे निकालेंगे। अगर हमको कंपोनेंट फॉर्म में यानी घटक रूप में कोई वेक्टर दिया है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है आपको 2ik प्लस 3jk, जैसा दिया है वैसा लिख दिया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि दो डंडे अपन ने लगाने, इसको मोड ऑफ वेक्टर ए भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वेक्टर ए का परिमाण। इसको हम सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिंपल ए से, इसका मीनिंग होता है जो तीर ए है उसकी लंबाई, उसका परिमाण। तो इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने बताया था, रूट के अंदर आई का मल्टीपल कौन है 2 यानी गुणांक कौन है
आई का गुणांक होने 2, 2 का वर्ग कर दो, प्लस जे का गुणांक होने 3, 3 का वर्ग कर दो। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। मीन्स ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का, इसको आप स्टार लगा लें, ये बड़ा काम आएगा। और आप जब शीट डीपीपी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि 2ik प्लस 3jk, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया, रूट के अंदर 4 प्लस 9 रूट 30 हुआ। तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से, ये जो आपका ak वेक्टर जो है वो आया आपका 2/√3 ik प्लस 3/√3 13 3/√13 jk। ऐसे क्लियर? तो बच्चा लोग आपको ध्यान देनी है, इस बात को ध्यान से सुनना है। ठीक है आपको, ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसे यहाँ पर 2/√13 कि सर ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 तो आया ही नहीं। ठीक है, देखो ये एक वेक्टर अपन ने अभी निकाला था 2/√13 ik प्लस 3/√13 jk, ये एक यूनिट वेक्टर मैंने निकाला था। ये एक यूनिट वेक्टर है कि सर दिख तो राइट है यूनिट वेक्टर, हाँ ये यूनिट वेक्टर ही है बच्चा। इसका परिमाण निकालें आप, क्या निकालें, परिमाण। ये एक डायरेक्शन को भी बता रहा है 100%। इसके 2 डंडे लगा दें, इसकी लंबाई निकालें तो वो 1 आनी चाहिए। तो चलो 1 इस कंपोनेंट फॉर्म के अंदर है, ये कौन, यूनिट वेक्टर। लिखो 2/√13 का स्क्वायर प्लस 3/√13 का स्क्वायर करो स्क्वायर, ये रूट क्या आ जाएगा बच्चों, √13 यानी का स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ भी 13 आ जाएगा, 13 एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या हो गया 4 और क्या हो गया 9, कितना आया बच्चों 13 डिवाइड बाय 30 रूट के अंदर, यानी आंसर 1, यानी आंसर 1। क्लियर? बोलो आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। तो बच्चों वो दिखने में नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए ये फॉर्म बड़ी, ये जो रूप है ये बड़ा विचित्र लगता है बच्चों को, लेकिन इसको घटक रूप कहते हैं। और ज्यादातर सदिश जो हैं वो इसी रूप में लिखे हुए होंगे, इसलिए आपको ये जो रूप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को थोड़ा सा अलग सा टाइप का लगता है, धीरे धीरे आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे इस रूप के। तो आपने देखा कि मैंने कोई वेक्टर जब मैं लिखता हूं तो वो घटक रूप में हम लिख सकते हैं, यानी ik और jk के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं वेक्टर्स एडिशन। हिंदी में बोलेंगे सदिशों का योगफल। तो सदिशों के योगफल की बात हो रही है। देखो एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया बच्चों, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया। यहां पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है चला, हाँ यहां पर हम पढ़ा रहे हैं आपको वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिशों का योगफल। ठीक है, ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में वेक्टर यानी कि 2 सदिश, अब आपको यहाँ पर वेक्टर एल्जेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाई जा रही है? इसके लिए पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जैसे मैंने 2 + 3 = कितना होता है बच्चों 5। ये जो सम आप जानते हैं, ये सम होता है बच्चों, ठीक है, नंबर्स का सम है, यानी कि एक्चुअल में संख्याओं का योग है। तो 2 + 3 = 5 हो सकता है जब आप बहुत छोटे थे, ठीक है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, तब आपको किसी टीचर ने इनको जब योगफल यानी एडिशन सिखाया होगा, तो हो सकता है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 नंबर मीन्स आपसे कहा होगा कि 2 लाइन ड्रॉ करो, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 लाइन ड्रॉ करो, फिर आपसे बोला होगा काउंट करो फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या आंसर आया? फिफ्थ, यानी कि 1 2 3 4 5 पांचों लाइनों को आपने गिना और फिर आपने आंसर लिख दिया 5। ये एक बहुत छोटी क्लास के अंदर आपको सिखाया गया हुआ। ऐसे ही बिल्कुल छोटा बच्चा समझ के ही आपको यहाँ पर अब हम वेक्टर एडिशन सिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको वेक्टर एडिशन यानी सदिशों का योगफल नहीं आता है। ठीक है,